हेलो प्यारे बच्चों, फिर से आप सबका स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। तो आपके जीतू भैया फिर से लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। और हम बात कर रहे थे कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में। चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, ठीक है। और ये उसका दूसरा लेसन है। जो हमने फर्स्ट लेसन में बात की थी वो कार्य के बारे में बात की थी, चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में बात की थी। तो कार्य का कुछ पार्ट, जैसा मैंने आपको लास्ट लेसन में बोला था, छूट गया है, ठीक है। मतलब हमने कार्य को पूरी तरीके से खत्म नहीं करा है। तो कार्य का जो पार्ट छूट गया है वो अपने को आज वाले लेसन में कवर करना है, और टाइम बचेगा तो हम ऊर्जा वाले पार्ट को भी टच करेंगे, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही पहली स्लाइड से। तो देख करके आप एकदम से मतलब बोलोगे क्या है सर, ये क्या क्या लगा देते हो आप पिक्चर्स, है ना, ठीक है। कबीर सिंह बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो, कभी कुछ बन जाते हो। तो ये जो आपको अजीब सा ग्राफ दिख रहा है, ये अपने समाकलन में भी पढ़ा था, तो ये हमारे काम आएगा। और आज हम बात किसके बारे में करने वाले हैं? परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। अभी तक जो अपने फॉर्मूला पढ़ा W बराबर एफ एस कॉस थीटा, अच्छा 9th क्लास में W बराबर एफ एस था, कल थोड़ा सा चेंज होकर W बराबर एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो सर आज क्या नया होने वाला है? आज जो कल हम बल लगा रहे थे वो क्या था? नियत था, ठीक है ना। थ्रू आउट दी मोशन, जब तक वस्तु गति कर रही है तब तक उसके ऊपर लगने वाला बल, फोर्स एक जैसा ही था, वो चेंज नहीं हो रहा था। अगर मैंने बोला 2 न्यूटन का बल लग रहा है तो वो 2 न्यूटन का बल लगता ही रहेगा जब तक वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लेती या 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लेती। लेकिन अगर बल बदलता जाए, जैसे कि गाड़ी में चला रहा हूँ, ठीक है ना, बुलेट में चला रहा हूँ, और मैंने बार बार कभी उसको मतलब गाड़ी को एक्सेलरेट करा, त्वरित करा, कभी डी एक्सेलरेट करा, तो बार बार एक्चुअली इंजन के पंप्स चल रहे हैं उनका वेग बार बार घट बढ़ रहा है। तो बेसिकली क्या हो रहा है? बल बार बार परिवर्तित हो रहा है। जब बल बार बार परिवर्तित होगा तो किया गया कार्य भी बार बार परिवर्तित होगा। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर बल ही बदलता जाए तो उस केस में हम कार्य की गणना कैसे करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भाई अगर हमारा बल बदलता जाए, बल परिवर्तित होता जाए, तो कार्य कैसे निकालते हैं। तो आज का ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। प्रीवियस जो टॉपिक था उसमें अपन ने कार्य नियत मतलब बल नियत रखा था, बल चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन आज चेंज होने वाला है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहली स्लाइड के साथ। कुछ नहीं लिखा है हमने स्लाइड के अंदर, बिल्कुल ब्लैंक है स्लाइड के अंदर। देखो बताने की हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि देखो कि भाई देखो ये जो है आपका वाई अक्ष है और ये आपका क्या है? एक्स अक्ष है। वाई अक्ष पे हमने क्या लिखा है? वाई अक्ष पे हमने लिखा है, ये देखो एफ एक्स लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में भी आपको ग्राफ मिल जाएगा, एफ एक्स लिखा हुआ है। मतलब एफ जो है वो विस्थापन के साथ क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। 2 मीटर का विस्थापन है तो बल कुछ और होगा, 3 मीटर का विस्थापन है तो बल कुछ और होगा, 4 मीटर का विस्थापन है तो बल कुछ और होगा। तो विस्थापन के साथ साथ बल क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम किसी भी क्षण पर हमने कुछ ऐसा कर्व बनाया, ऐसा कुछ ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। किसके बीच में? बल के बीच में और हमारे विस्थापन के बीच में। हमारा विस्थापन है ना, x का मतलब यहाँ पे किससे? विस्थापन से है। और हमने कोई भी 2 पॉइंट यहाँ पे पकड़ लिए। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, यहां से यहां तक अपने को मान लो कार्य की गणना करनी है। तो पहले तो मैं आपको साफ साफ एक चीज बता दूं, हम यहाँ पे किसका यूज कर रहे हैं? हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ग्राफीय विधि का। किसका यूज कर रहे हैं अपन? ग्राफीय विधि से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, मैंने आप लोगों को प्रीवियस चैप्टर्स में बता रखा है कि अगर हमें किसी भी क्षण पर, किसी भी वक्र की किसी भी बिंदु पर अगर हमें पता करना है कि उसका स्लोप यानी उसकी ढाल आपको क्या देगा, तो हम क्या कर देते हैं? y बाय एक्स। तो ढाल के लिए अपन क्या करते हैं? अपन y का x में परिवर्तन दे देते हैं, y का x में परिवर्तन डालते हैं। लेकिन जब मैं वक्र के नीचे परिबद्ध क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा, तो वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल हमें क्या देता है? परिबद्ध क्षेत्रफल हमें क्या देता है? y, जो भी आपका y है आप उसको x से गुणा कर दो। तो ये आपने y को किससे गुणा कर दिया? x से। अब हमारे केस में y अक्ष पे कौन है? f, और x अक्ष पे कौन है? खुद x। तो जब आप f को x से गुणा करोगे तो हमें क्या मिलेगा? f को s से गुणा करने पर क्या मिलता है? f को x से गुणा करने पर या s से गुणा करने पर, जो कि विस्थापन को बता रहा है, वो क्या देता है अपने को? कार्य। यानी अगर हम बल और विस्थापन के बीच में वक्र खींचें तो उसका अंडर का एरिया जो है, वक्र से परिबद्ध जो क्षेत्रफल है, वो हमें क्या देगा? कार्य। क्या बोला हमने? इसका जो f और x के बीच में अपन ने जो भी कर्व ड्रॉ करा है, मान लो एक कर्व ड्रॉ करा, तो उसके नीचे जितना भी एरिया आ रहा है ये हमें क्या देगा?
F गुणा x, यानी जो किसके बराबर है, कार्य। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि बल और विस्थापन के बीच में बनाया गया वक्र, उन जो वक्र अपन बनाते हैं उसके नीचे जो परिबद्ध क्षेत्रफल होता है वो क्या देता है अपने को, कार्य देता है। ठीक है ना। तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो हम इसी मेथड का यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अभी परिवर्ती बल हम कैसे बोल रहे हैं कि बल बार बार बदल रहा है। तो देखो यहाँ पे बल, यहाँ पे कुछ और था, फिर बल यहाँ पे कुछ और हुआ, फिर यहाँ पे कुछ और हुआ, यहाँ कुछ हुआ, मतलब बार बार बढ़ता गया, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो गया। सो बेसिकली बल क्या हो रहा है, बार बार परिवर्तित हो रहा है। और मुझे क्या करना है, इसका कार्य निकालना है। तो मैं इसके अंदर का एरिया के बारे में बात करूंगा, यानी इससे परिबद्ध क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा। अब आ जाओ बेटा इंटीग्रेशन पे। समाकलन का बेसिक क्या था, समाकलन का बेसिक ये था कि हम ऐसा करते हैं, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे त्रिभुजों में तोड़ देते हैं। इन पूरे एरिया को मान लो कोई भी ऐसे, ये वाला ले लिया, चलो जो शेडेड है ज्यादा, ये त्रिभुज ले लिया मैंने। अब मान लो इस त्रिभुज की मोटाई कितनी है, dx, और इसकी लंबाई किसके बराबर है, f के बराबर है। तो इस त्रिभुज को मैं थोड़ा बाहर निकाल के आपको बता देता हूं। जूम करा मैंने, और जूम करने के बाद ये इसको बाहर निकाला अपन ने। निकालने के बाद कुछ इस तरीके का अपने को दिखाई है ना, ऊपर वाले पार्ट को अपन ने छोड़ दिया। इसकी मोटाई कितनी, dx, और इसकी ऊंचाई कितनी, f। तो भाई इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ये क्या है, एक आयत, सॉरी त्रिभुज नहीं है, आयत है। तो आयत अपने को क्या देता है, उसका क्षेत्रफल अपने को कैसे, उसका क्षेत्रफल अपन कैसे निकालते हैं, आपका उसकी लंबाई गुणा उसकी चौड़ाई। तो लंबाई देखो कितनी है, f, और चौड़ाई कितनी है, dx। यानी इस आयत का क्षेत्रफल हमारे पास आया, इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास आया f इंटू dx। हमने क्या किया, हमने पूरे जो क्षेत्रफल है उसको छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, छोटी छोटी ऐसी स्ट्रिप्स बना दी, है ना। मान लो एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, उसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स अपन ने काट दी, उसमें से एक स्ट्रिप को बाहर निकाला, कुछ हमारी आयत जैसी दिख रही थी, जिसकी जो चौड़ाई है वो dx है और लंबाई कितनी है, f। तो हमारा उसका जो क्षेत्रफल है कितना हो गया, f इंटू dx। कितना आ गया, f इंटू dx। और ये हमें क्या दे रहा है, कार्य। ये तो हमने छोटी सी स्ट्रिप के बारे में बात करी। ऐसे तो इसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होगी, 1 2 3 4 5 6 अनंत होगी। तो हमने समाकलन में क्या पढ़ा था, जब इन सबको हमें को जोड़ना हो, जब हमें इन सबको जोड़ना हो तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। आप ऐसा बोल दो कि सर हम इसका यूज कर लेंगे क्या, ना भगवाना, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप तोड़ी है वो तो अनंत है। तो उस केस में हमारा जो इसका अंडर का एरिया निकलता है, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल निकलता है, वो कैसे निकलता है, समाकलन करना पड़ता है अपने को f dx। f dx कहां से आया, एक छोटा सा आयत बनाया, इसकी लंबाई f थी और इसकी चौड़ाई कितनी थी, dx, और इसका समाकलन कर दिया। जैसे x1 से x2 तक बोला अपन ने, देखो x1 से स्टार्ट करा, x2 पे खत्म करा, x1 से x2, ये हमारे कार्य का मान आ गया। ठीक है, ये हमारे कार्य का मान आ गया। ये हमने फॉर्मूला निकाल दिया। सो बेसिकली हमने दो अलग अलग चीजें पढ़ी। पहला, अगर हमें वक्र दे रखा है, किस किस के बीच में, बल और विस्थापन के बीच में, ठीक है, बल और विस्थापन के बीच में हमें अगर वक्र दे रखा है और हमसे कोई पूछ ले कि भाई इसका कार्य कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कार्य, तो भाई इसका वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल आप निकाल लो, आपका कार्य निकल आएगा। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने बोला कि अगर इस तरीके से हमारा बल बार बार परिवर्तित हो रहा है, मतलब विस्थापन के साथ साथ वो चेंज हो रहा है, एक विस्थापन पे कुछ और है, दो विस्थापन पे कुछ और है, तीन विस्थापन पे कुछ और है, चार विस्थापन पे कुछ और है, यानी हर विस्थापन के साथ वो क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो उस केस में अगर मुझे कार्य की गणना करनी है तो मैं इससे नीचे वाला जो क्षेत्रफल है वो निकाल लूंगा। लेकिन मैंने बोला यार प्रॉब्लम है, मैं इस क्षेत्रफल को कैसे निकालूं, ये तो पैटर्न ही बहुत अजीब सा दिख रहा है, ना तो त्रिभुज है, ना तो आयत है, ना तो आपका समलम चतुर्भुज, मतलब कुछ भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा। तो हमने फिर इसकी एक छोटी सी स्ट्रिप ली, उस स्ट्रिप को अपन ने आयत जैसा माना, है ना, इस वाले पार्ट को अपन नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतने वाले पार्ट को, ठीक है, इसको अपन एरर बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो समाकलन में त्रुटि आती है, समाकलन कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है, ठीक है, ये चीज आप अच्छे से समझ लेना। लेकिन हमने इतनी पास मान रखी है स्ट्रिप की, इस एरर को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, साइंटिस्टों ने सब मान रखा है, उसमें मेरे को डिटेल में नहीं जाना। तो हमने ये आयताकार एक पट्टी ली, एक स्ट्रिप ली, आयताकार पट्टी, स्ट्रिप का मतलब पट्टी ली, और पट्टी को बाहर निकाल के देखा कि भाई इसकी लंबाई कितनी आ रही है,
इसकी लंबाई तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जितना भी f का मान होगा उसके बराबर आ रही होगी। और इसकी जो चौड़ाई अपन ने मानी हो कितनी मानी, dx, उसका क्षेत्रफल कितना आया, f इंटू डी एक्स। फिर हमने बोला अपने को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इस ये जो पट्टियाँ हैं कहाँ से कहाँ तक बन रही है, x1 से x2 तक। तो हमने x1 से x2 तक इसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। इसे हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। याद आया कुछ? अब यहाँ पे समाकलन का यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे पता है कई बच्चों को समाकलन में समस्या है, तो उनको जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये चीज यहाँ पे पढ़ी। अब जो हमने ये वाले पहले वाली बात बोली ना, ग्राफीय विधि की बात, कि भाई f और x के बीच में आपने कर्व ड्रॉ करा है, तो उसका अंडर कर्व एरिया जो होगा, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल जो होगा, वो कार्य देगा। कैसे देगा उसको भी जब तक अपन न्यूमेरिकल नहीं देखेंगे तब तक बात क्लियर नहीं होगी। तो इस वाले फॉर्मूले के लिए और ये जो हमने ग्राफ वाली बात बोली, इसके लिए अपने को न्यूमेरिकल देखना पड़ेगा। पर उससे पहले अच्छा देखो, जैसे मैंने बोला आपको कार्य दे रहा है आपको, ठीक है, तो ये डायग्राम पर और डाल दिया। अच्छा हो सकता है जैसे एनसीईआरटी वालों ने यहाँ पे xi और xf लिखा है, जैसे मैं हमेशा से आपको बताता हूँ, xi का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक, क्योंकि इसको इंग्लिश में इनिशियल बोलते हैं, और xf का मतलब क्या होता है, अंतिम। तो एनसीईआरटी वालों ने जो फॉर्मूला बुक में लिखा है शायद वो कुछ ऐसा लिखा होगा, उन्होंने बोला होगा xi से लेकर के xf तक। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं आप सोचो भी ये घबराने की कोई बात होगी, ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। हमारा कुछ नहीं, हमने बस बोल दिया हमने पहले x1 से x2 तक बोल दिया था, उसने xi से xf तक बोल दिया, कुछ भी लो। मैंने बोला 2 से 5 मीटर तक की कार्य की गणना करनी है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। किसी दूसरे ने बोला है 0 से 5 तक की गणना करनी है, तो 0 यहाँ आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सुनिए अच्छे से। हम बोल रहे हैं ग्राफ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा हमने f और x के बीच में वक्र बनाया, ठीक है, और वक्र कुछ ऐसा बना, मान लो ये ऐसा बना, फिर ऐसा बना, मान लो ऐसा कुछ वक्र बना। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि जो कार्य होता है वो एक अदिश राशि होती है। तो सर जैसे हमने एक बात आपको याद होगी, जब हमने चाल और वेग के बीच में चाल और समय के बीच में जब वक्र ड्रॉ किया था, तो हमने हमेशा बोला था चाल कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, या अगर हमने वेग और समय के बीच में वक्र ड्रॉ करा था तो वहां पे भी अपन ने अंडर कर्व एरिया के कॉन्सेप्ट का यूज करा था। वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या देता था वहां पे आपको, वेग समय ग्राफ का वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल आपको क्या देता था, विस्थापन। देखो ना, वेग गुणा समय, विस्थापन ही तो देता है। पर वहां पे ऐसा कुछ था, जैसे मान लो ये है ग्राफ, यहां से यहां तक अपन ने ग्राफ बनाया, तो अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो विस्थापन में, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, तो इस वाले पार्ट को पॉजिटिव ले लेते थे और इस वाले पार्ट को कैसा ले लेते थे, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि दूरी एक अदिश राशि है, तो मैंने वहां पे आपको हमेशा बोला है कि चाहे आप ये वाला पार्ट ले रहे हो, चाहे आप ये वाला पार्ट ले रहे हो, मान हमेशा धनात्मक ही होगा, क्योंकि वो एक अदिश राशि है। लेकिन जब आप कार्य के बारे में बात करेंगे तो कार्य की कहानी थोड़ी अलग है। इसे हम पहले हटा देते हैं सबको, तो ये सब हम पहले हटा देते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो कार्य के अंदर थोड़ी कहानी अलग है। कार्य में भी आपको एक चीज ध्यान रखना, ऑल्दो एक अदिश राशि है, ठीक है, लेकिन जब अपन कार्य निकालते हैं ना, तो कार्य ऋणात्मक भी तो हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आप पहले वस्तु को इधर ले जा रहे थे, मान लो कार्य धनात्मक किया, अब आपने वस्तु को पीछे खींचा तो आपने कार्य कैसा किया, ऋणात्मक किया। तो जब अपन ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो जो आपको पॉजिटिव पार्ट दिखे ना, जैसे ये वाला पॉजिटिव पार्ट है, ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ठीक है ना। चलो इनको किसी और से बता देते अपन, जैसे मान लो ये वाला पार्ट हमारा पॉजिटिव है, ये वाला भी पार्ट ऊपर ही है ना, धनात्मक पार्ट में है, तो इनको कैसे लेंगे अपन, धनात्मक यानी पॉजिटिव लेंगे। जब कैलकुलेशन करेंगे तो इनका क्षेत्रफल कैसा लेंगे, धनात्मक लेने का क्या मतलब है, इनका क्षेत्रफल कैसा होगा, धनात्मक, पॉजिटिव। और ये वाला क्षेत्रफल हम कैसा लेंगे, इसे हम लेंगे ऋणात्मक यानी नेगेटिव, ठीक है। ये चीज अपने को अच्छे से दिमाग में डाल लेनी है, फिट कर लेनी है, ठीक है, कि जब अपन बल और विस्थापन के बीच में वक्र के बारे में बात करते हैं और हम कार्य निकालते हैं, तो कार्य के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट है
धनात्मक होता है और नीचे वाला ऋणात्मक होता है। लॉजिक से बोल रहे हैं कि कार्य तो ऋणात्मक भी हो सकता है, दूरी ऋणात्मक नहीं होती थी। कार्य ऋणात्मक क्यों है? क्योंकि बल की दिशा और विस्थापन की दिशा विपरीत हो सकती है एक अदिश राशि, क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती। ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ पे कार्य धनात्मक, यहाँ कार्य ऋणात्मक है, ऐसा नहीं होता। कार्य हर जगह धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है। वो डिपेंड किस पे करता है कि आपने बल और विस्थापन की दिशा क्या क्या ली है। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर इस अकॉर्डिंग तो इस अदिश राशि हो गई, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, हर चीज के पीछे लॉजिक है। कोई भी चीज हम हमारी इच्छा से नहीं बोलते। ठीक है ना, हर चीज के पीछे अपने लॉजिक लगा रखा है। ये चीज होती तो क्यों होती है, ये चीज होती तो क्यों होती है। ठीक है, तो देखो एक अच्छा सा बहुत अच्छा प्रश्न है, एसएल अरोरा की बुक में से निकाला मैंने क्वेश्चन। बहुत सही क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डाला है। क्वेश्चन देखो क्या है, बहुत इजी है। हमें इस ग्राफ के अंदर कार्य की गणना करनी है। हमें इस ग्राफ के अंदर कार्य की गणना करनी है। ग्राफ बनाया गया है किस किस के बीच में? ग्राफ आपका बनाया गया है, देखिए यहाँ पे एफ है आपका, चेंज कर देते हैं हम थोड़ा कलर मार्कर का। यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया एफ के बीच में और एस यानी विस्थापन के बीच में, इन दोनों के बीच में हमने ग्राफ बनाया और हमें कार्य की गणना करनी है। अब मैं वापस आपको अच्छे से बोल देता हूँ, बहुत प्यार से बोल देता हूँ कि बेटा याद रखना, जब भी हम पॉजिटिव वाला पार्ट ले रहे हैं तो कार्य धनात्मक होगा, जब भी हम नेगेटिव वाले में चले जाएंगे तो कार्य ऋणात्मक हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, रिसेंटली आया था। अभी का जो नीट हुआ था, मतलब जो अभी मतलब लास्ट ईयर वाला, अभी तो हुआ ही नहीं, मतलब जो लास्ट ईयर का हुआ था 2020 के टाइम पे, जो बच्चों को अभी मेडिकल में एंट्रेंस भी मतलब वो मिल गया होगा, फर्स्ट ईयर में जो होंगे भी, उन लोगों के ये ऐसा क्वेश्चन कुछ आया था। बल और विस्थापन के बीच में कुछ ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, उनके लिए उसको कार्य की गणना करनी थी। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में भी आते हैं, नीट के लेवल के क्वेश्चन है या जेईई मेंस में भी आ जाते हैं। तो वहां पे बच्चा पता कंफ्यूज किस में हो जाता है कि यार कार्य तो अदिश राशि है, तो मेरे को है ना पॉजिटिव को भी पॉजिटिव लेना चाहिए और नेगेटिव को भी क्या लेना चाहिए, पॉजिटिव। पर ऐसा नहीं है, कार्य ऋणात्मक हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जो बल लगा ना, इसका क्या मतलब है, बल ऋणात्मक है, भले वस्तु का विस्थापन पॉजिटिव हो रहा हो, वस्तु 4 मीटर से 5 मीटर तक गई, लेकिन बल तुमने नेगेटिव लगा दिया ना यार, तो कार्य नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात सबको क्लियर हुई होगी। तो देखिए आप सब बच्चे, ये वाला सबसे पहले अपन ये वाला एरिया निकालेंगे। अब इस वाले एरिया में देखिए, सबको दिख रहा होगा एक आयत है। आयत देखो कितना है, ये लंबाई कितनी है, 2 में से 1 को माइनस कर दो आप, बड़े में से छोटे को आप माइनस कर दो। अच्छा मैं आपको इससे पहले बता देता हूँ, ये न्यूटन में दिया है और ये आपका मीटर में। ठीक है, तो ये 1 मीटर की लंबाई है और ये आपका 10 न्यूटन का बल है। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारे पास आ गया, तो हम लिख देते हैं। चलो, तो हमने लिखा सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल हमें क्या देगा, कार्य। ठीक है, क्षेत्रफल क्या देगा हमें, कार्य देगा। पहला पार्ट हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 1, प्लस आगे देखो, वापस देखो क्या है, क्या दिख रहा है, कौन सा शेप दिख रहा है, ये अजीब सा शेप दिख रहा होगा, ये वाला, ये तो अजीब सा शेप है ना। इसमें 2 समांतर भुजाएं हैं, पहली और दूसरी, और जिसमें 2 समांतर भुजाएं हो जाती है तो समलंब चतुर्भुज होता है। तो समलंब चतुर्भुज यहाँ पे बन रहा है। अब समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर, तो याद होना चाहिए, हमने गति की समीकरण निकालते टाइम यूज करा था, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे समांतर भुजाएं ये और ये है, तो देखिए कौन कौन सी तो समांतर भुजाएं, एक तो ये है 10, एक तो ये देखो ये रही समांतर भुजा 10, और एक ये वाली समांतर भुजा हमारे पास ये कितनी है 15। ठीक है, और बीच की दूरी के बारे में बात करूं तो 3 - 2 कर लो, तो 3 - 2 करोगे तो कितना आएगा 1। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 गुणा समांतर भुजाएं 10 + 15, 10 + 15 गुणा उनके बीच की दूरी 3 - 2 क्या मिला 1, प्लस इसके बाद देखो इसको हम सब पहले हटा देते हैं कि कंफ्यूजन नहीं हो। हाँ, अब देखो आगे आप क्या दिख रहा है, आपको आगे दिख रहा होगा एक त्रिभुज। त्रिभुज का आधार कितना है, वही अंतिम माइनस प्रारंभिक यानी 1 मीटर, और ऊंचाई देखो कितनी है इसकी, वो हमारे पास 15। ठीक है, देखो कितना आएगा अगली बार, 1/2 इंटू आधार कितना हमारे पास 1 और ऊंचाई कितनी है 15। ये नेक्स्ट पार्ट हो गया, प्लस। अच्छा अब प्लस नहीं, अब तो नेगेटिव वाले पार्ट में आ गए, नेगेटिव में आ गए तो साइन किसका आएगा, अब यहाँ पे
नेगेटिव का, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कैसा आएगा, ऋणात्मक। वापस एक त्रिभुज दिख रहा है, 5 - 4, तो आधार कितना आया 1। ऊंचाई देखो कितनी है, ऊंचाई देखो कहां तक जा रही है ऊंचाई, मैं आपको बता देता हूं, ये ऊंचाई 15 तक की है ना। डायग्राम में प्रॉपर्ली शायद विजिबल नहीं होगा, ये ऊंचाई 15 तक की है, ठीक है। तो हो गया हमारे पास 1/2 गुणा 1 गुणा 15। अब बस सबको सॉल्व करना है। अब देखो ये पूरा का पूरा धनात्मक, ये पूरा का पूरा ऋणात्मक, दोनों खा गए एक दूसरे को। अब बचा देखो क्या, तो W बराबर 10 प्लस 1/2 और एक गुणा 10 प्लस 15 कितना हुआ 25। और 25 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं, 25 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 25 को जब 2 से डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है अपने को 12.5, यानी उत्तर है हमारे पास 22.5 मीटर। ठीक है, सॉरी कुछ भावनाओं में ज्यादा बह गया मैं। 22.5 कार्य निकाल रहे हैं ना अपन, तो जूल, ठीक है, वो दूरी का याद हो गया मेरे को एकदम से। तो 22.5 जूल अपने को कार्य करना पड़ा, जो भी अपने को एक ग्राफ इसने दिया है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें ग्राफ दिया है तो हम कार्य की गणना कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन था। अब अपन आते हैं एनसीईआरटी के एक प्रश्न के ऊपर। देखिए एनसीईआरटी का प्रश्न, देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है, तो आपको क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है तो एक बार देखो पढ़ के और ट्राई करो कि क्या आप लोगों से क्वेश्चन होता है या नहीं होता। तो मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आई होप सबको विजिबल होगा। तो क्वेश्चन पॉज करना है, तुम्हारी एनसीईआरटी में इस पर ट्राई कर सकते हो। उदाहरण संख्या 6.4 है ये, ठीक है। ओके, तो आई होप सबने देख लिया होगा, अच्छे से ट्राई किया होगा। ओके, क्या बोल रहा है, कोई स्त्री, अब यहाँ मेरे को स्त्री मिली नहीं तो मैंने एक स्त्री की जगह एक छोटी स्त्री ले ली है, यानी एक गर्ल ले ली है, और वो क्या कर रही है, खुरदरी सतह पर, मतलब बहुत रफ सी गंदी सी सरफेस है वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर बोले सर आपने तो इंडियन रेलवे की सेंड कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, होती है वहाँ की सरफेस रफ होती है। सो शी इज ट्राइंग टू पुलिंग, यानी वो एक किसी भी बक्से को धक्का देने की कोशिश कर रही है। तो उसने बोला कि कोई स्त्री खुरदरी सतह वाले रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक संदूक यानी एक बक्से को खिसकाती है, धक्का देती है। बेचारे का कोई हेल्प करने वाला है नहीं, वैसे आपको करनी चाहिए, पर बेचारी को कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो वो खुद ही उसको धक्का देने की कोशिश कर रही है संदूक को। और आजकल तो एडवांस है यार, व्हील वाला लो ना, आराम से चलेगा, ठीक है, पर उसके पास नहीं है। चलो, तो वो एक खुरदरी सतह पर अपने संदूक को आगे धक्का दे रही है, जैसे कि लड़की जो है इस संदूक को आगे की तरफ धक्का, ये संदूक तो नहीं, डब्बा है, संदूक नहीं मिला मेरे को, तो धक्का दे रही है इस तरीके से। तो देने के बाद वो 10 मीटर दूरी पर जाती है, 10 मीटर की दूरी तक 100 न्यूटन का बल लगाती है, मतलब 10 मीटर तक तो उसने 100 न्यूटन का बल लगाया। तो देखो मान लो यही गर्ल है, तो मान लो ये 10 मीटर है इसका, ये 10 मीटर यहाँ पे आके क्या हो गया, खत्म। तो यहां तक इसने कितना बल लगाया, यहां तक इसने जो बल लगाया वो कितना है, 100 न्यूटन, ठीक है ना, इतना उसने बोला। अब क्या बोला भाई आगे, उसके पश्चात उत्तरोत्तर वह थक जाती है। अब इतना 10 मीटर बहुत लंबा होता है, 10 मीटर धक्का देने के बाद बेचारी काफी थक गई है, मतलब काफी एजेड है, काफी इतना काम नहीं होता उससे, तो काफी थक गई है वो, है ना, घर से लंच भी नहीं करके आई थी, काफी टाइम हो गया लंच करे हुए, तो थक गई वो। थकने के बाद क्या हुआ, उसके द्वारा आरोपित बल रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन हो जाता है। रेखीय रूप से घटकर 50 न्यूटन का मतलब है कि बल एकदम से 100 से 50 नहीं आया, वो पहले 50 से एकदम से 100 से 50 नहीं आया, वो हो सकता है पहले 100, फिर 90, फिर 80, फिर 70, फिर 60, फिर 50 पे आया होगा। तो रेखीय रूप से घटने का मतलब ये, और ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना, ये कैसे भी हो सकता है, जरूरी नहीं मैं 10-10 का क्या बोलूं, 20-20 का भी हो सकता है, या फिर 15-15 का भी हो सकता है, 12-12 का भी हो सकता है, 13-13 का भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, मतलब कैसे भी हो सकता है, बस उसको आना क्या है, रेखीय रूप से आना है। तो और क्या बोलते हैं, रेखीय रूप से उसका जो बल है वो घट के कितना हो जाता है, 100 से कितना हो जाता है वो 50, लेकिन रेखीय रूप से घट रहा है, एकदम से नहीं घट रहा, मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। तो रेखीय रूप से उसका बल घट के 50 न्यूटन हो जाता है, ठीक है भाई। संदूक को कुल 20 मीटर की दूरी तक खिसकाया जाता है। ओके, तो पहले कितनी दूरी तक खिसकाया गया था, 10 मीटर। तो जब उसका बल 50 मीटर तक पहुंचा, तब तक वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर पहुंच गई थी, वो 20 मीटर पहुंच गई थी। यानी
0 से लेके 10 मीटर तक तो उसने 100 न्यूटन बल लगाया, और 10 मीटर से लेके लास्ट उसका 20 मीटर का पॉइंट था, 10 से 20 के बीच में उसका बल रेखीय रूप से घटा और उसका बल 100 से कितना हो गया, सडनली 50 हो गया, ऐसा उसने बोला भाई। तो स्त्री द्वारा संदूक पर आरोपित बल एवं घर्षण बल जो कि 50 न्यूटन, अच्छा इस पे घर्षण बल भी लग रहा है पीछे की तरफ 50 न्यूटन है ना, घर्षण बल भी लग रहा है, एक समान रूप से लग रहा है क्योंकि वस्तु चल रही है, 50 न्यूटन है। तो तथा विस्थापन के बीच में ग्राफ खींचना है, तो आपको दो चीजों के बीच में ग्राफ खींचना है, एक तो उस बंदी ने यानी उस स्त्री ने, उस फीमेल ने वस्तु पे जो बल लगाया है ना, उसका और विस्थापन का अपने को ग्राफ बनाना है। इसी तरीके से एक घर्षण बल का और विस्थापन का अपने को ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो पहले ग्राफ बनाते हैं, ट्राई करते हैं। अब ध्यान से सुनो, स्टार्टिंग के 0 से लेके 10 मीटर तक अपने को 100 न्यूटन बल लगाना था। तो मैं ग्राफ बना देता हूं। देखो ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा, ऑब्वियसली विस्थापन को किस में ले रहे हैं अपन, मीटर में, और बल उसको किस में ले रहे हैं अपन, न्यूटन में। तो ये बल और हमारा न्यूटन में। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अपन कुछ मार्जिनिंग कर देते हैं। तो ये एक मान लो एक 50 न्यूटन है और एक हमने 100 ले लिया क्योंकि इतना ही था हमारा, तो एक 50 और एक 100। तो स्टार्टिंग के 0 से लेके मान लो यहाँ कहीं 10 है हमारा, है ना, तो स्टार्टिंग के 0 से, अच्छा हमने मीटर लिख दिया ना ब्रैकेट में, तो हर जगह मीटर न्यूटन टूटन लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये 10 मान लो और ये आपका 20 मान लो। ठीक है ना, 20 से ज्यादा की उसने बात बोली नहीं। तो 0 से लेकर के 10 मीटर तक उसका बल नियत था, वो समय के साथ चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए आएगा बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, अब ये 10 मीटर तक है हमारी कहानी, ये डॉटेड बना रहा है, मतलब आप समझ जाओ ये 10 मीटर तक है। इसके बाद उसका बल रैखिक रूप से घटता है, मतलब एक सरल रेखा बनेगी ताकि उसका बल कहां तक पहुंच जाए, 100 से कितना पहुंच जाए, 50 न्यूटन तक, वो भी 20 मीटर तक पहुंच चुकी है ना। उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, तो रेखीय रूप से घटने का मतलब कुछ ऐसा है। और अभी उसकी दूरी कितनी हो गई, 20। तो अब वो केंद्र से अब वो स्टार्टिंग पॉइंट से 20 मीटर की दूरी पर है, मूल बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, और उसका बल कितना हो गया है, 50। तो ये अपन ने किस किस के बीच में ग्राफ बनाया है, जो उस महिला ने, उस स्त्री ने उस संदूक पर लगाया। तो ये स्त्री के लिए है, तो हमने स्त्री के लिए बना दिया। और अगर अपन घर्षण के लिए बनाए तो हम घर्षण के लिए भी बना देते हैं। तो घर्षण के लिए, तो घर्षण बल तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 50 न्यूटन का ही लग रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर लो तुम, 50 न्यूटन का ही बल लगेगा, वो भी नेगेटिव। वस्तु यहां जा रही है, घर्षण बल पीछे लग रहा है, यानी घर्षण बल इस बार नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसके लिए अपन ग्राफ बना देते हैं। देखो ये यहां का ही है ना, इतना ही ले लेते हैं मार्जिनिंग में। ये हमारा एफ हो गया न्यूटन में, कहां तक चल रहे हैं अपन, यहां तक। ये हमारा करीब यहाँ 20 है और करीब ये यहाँ पे 10। ठीक है, और ये हमारा करीब यहाँ पे माइनस का 50 हो, क्योंकि बल हमेशा नेगेटिव ही लग रहा है, विपरीत दिशा में लग रहा है ना, इसलिए नेगेटिव। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो ना ही किसी से डरते हैं ना तो कुछ करते हैं, हम तो 50 न्यूटन का बल लगाते हैं, बल्कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में। तो ये तो कांस्टेंट लगता रहेगा, वो भी वस्तु की गति की विपरीत दिशा में, इसलिए ग्राफ आएगा कहाँ पे, नीचे। एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो दोनों ग्राफ एक साथ बने। एग्जाम में आपकी इच्छा है एक साथ बनाना, एक साथ बनाओ, अलग अलग बनाना, अलग अलग बनाओ, ये कंप्लीटली आपकी चॉइस है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, अब उसके बाद उसने एक प्रश्न और बोला, तो दोनों बलों द्वारा 20 मीटर तक किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। मतलब दोनों ने इंडिविजुअली अलग अलग 20 मीटर तक कितना कार्य किया। तो महिला ने 20 मीटर तक कितना कार्य किया, देखते हैं। तो महिला ने अगर कार्य निकालना है तो उसका अंडर का एरिया निकाल दो, वक्र से परिबद्ध क्षेत्रफल। देखो आ गया ना, तो महिला ने कितना कार्य किया, उसका कार्य हो गया हमारे पास W बराबर, पहले तो ये वाला पार्ट है, तो देखो ये वाली लंबाई कितनी हमारे पास 10, और ये भी कितनी हमारे पास 100, तो मतलब ये एक आयत हो गया। तो ये क्षेत्रफल कितना हो गया 10 गुणा 100, प्लस ये क्या है, समलंब चतुर्भुज। इसको तो रट्टा मार लो, बहुत बार आता है फिजिक्स में। तो ये दो समांतर भुजाएं होगी, ये 100 है आपकी और ये कितनी है 50। और दूरी कैसे निकालते हैं, अंतिम में से प्रारंभिक को माइनस करने के लिए, दोनों के बीच की दूरी अंतिम में से प्रारंभिक। तो ये कितना गया हमारे पास 10, 1/2 गुणा समांतर भुजाएं 100 + 50, 100 + 50
और गुणा दूरी कितनी है उन दोनों के बीच की 10, तो ये लिख देते हैं 10। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है, तो हो गया 1000 और पर लिख देते हैं वापस 1000 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 100 और 50 150 को 50 से गुणा करो, सॉरी 150 को 5 से गुणा करो तो 15 पंजे 75 है ना, सॉरी 150 का, हाँ अच्छा 150 ही ना, तो 15 पंजे 75 हो गया 750। तो कितना कार्य करा उसने 1750 जूल। अभी कैसा पॉजिटिव, क्योंकि वो उसको आगे की तरफ पुश कर रही थी। अब घर्षण बल के लिए आ जाते हैं, तो घर्षण बल में तो दिमाग लगाने जैसा कुछ है ही नहीं। बल लग रहा है 50 का, विस्थापन है 20 का, तो 50 × 20, यानी घर्षण बल ने कितना कार्य किया 50 × 20, लेकिन कैसा नेगेटिव। तो ये हो गया हमारे पास 1000 जूल। लेकिन क्वेश्चन में आ जाए कि कुल कितना कार्य किया गया, कुल कितना कार्य किया गया, कर देना दोनों को माइनस, कुल कार्य की माना जाएगा। इसका और इसका योग पूछ लेता हूं, तो उस केस में आएगा 750। ठीक है, अब जब नीट का पेपर देते हैं, नीट के अंदर और जेईई मेंस के अंदर फिजिक्स के क्वेश्चन का लेवल इजी होता है। एडवांस में कुछ फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो चाहे केमिस्ट्री का जो लेवल होता है, अच्छा देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, चाहे जेईई का दो आप, ठीक है, या फिर और बहुत सारे स्टेट अलग अलग एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो अगर उसका एग्जाम आप देते हो तो उसमें केमिस्ट्री कंपैरेटिवली ईजी आती है, साइंस और जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, और जो बायोलॉजी वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हाई होता है, लेकिन उनके लिए फिजिक्स का लेवल थोड़ा लो होता है। तो मैथ वाले बच्चों को ज़्यादा फोकस करना होता है फिजिक्स और मैथ वाले पार्ट में। केमिस्ट्री में भी करना है, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री नहीं पढ़ो, बट थोड़ा ईजी होता है कंपैरेटिवली। और बायोलॉजी वाले बच्चों के साथ उल्टा है, उनका केमिस्ट्री थोड़ा टफ आता है, बायोलॉजी का तो चलो पेपर आना ही अलग अलग, जूलॉजी बॉटनी, और जो आपका फिजिक्स है उनका कंपैरेटिवली अच्छा। इनका जेईई मेंस का लेवल फिजिक्स का और इनके नीट के फिजिक्स का लेवल ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, क्योंकि इनके एडवांस भी आगे तो उसमें और टफ क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, उस टाइप के लेवल्स के अंदर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन अपने आ सकते हैं जो आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको आराम से धीरे धीरे बताया, क्योंकि पहली बार क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, लॉजिक वही है, क्या करना है आपको, पॉज करना है, सॉल्व करना है और अपनी बेसिक मैथ को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि यार मैं मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, गुणा करने में या भाग देने में या रूट निकालने में, तो शॉर्ट ट्रिक सीखो, कहाँ से आएगी, कैसे जल्दी कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन इसकी स्पीड बढ़ाओ। 11th क्लास से टाइम है, 12th में नहीं मिलेगा। 12th में तुम कितनी कोशिश कर लो कुछ नहीं कर सकते, फिर तो तुम्हें ये सोचना है बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए बस। ठीक है, क्या सोच रहे हो, बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए, मिलना कुछ नहीं है, नाम आ जाएगा, होर्डिंग वोर्डिंग लिख जाएंगे, हो जाएगा, लेकिन मिलना कुछ नहीं उससे। ठीक है, आपको नॉलेज थोड़ी ना मिली। ठीक है ना, वो रणछोड़ दास ये तो बोलता है, नॉलेज के पीछे नहीं भागना, अपने को किसके ऊपर भागना, अपने को फोकस करना है किस पे, कि भाई अपन क्या सीख रहे हैं, क्या मिला अपने को। ठीक है, उस पर फोकस करना है। तो कंपटीशन में वही उसी की चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, आप कंपटीशन के अंदर जब बैठते हो तो वहाँ पे रटा रटा ज्ञान थोड़ी ना काम आएगा, कॉन्सेप्ट काम आएगा। अच्छा, कुछ रटा हुआ भी आता है, बायोलॉजी में तो काफ़ी चीज़ें क्रैम ही करनी होती है। ठीक है, इसका ही नाम है, इसका ही नाम है, व्हाटएवर इट इज। ठीक है, चलो फालतू की बातें बहुत हो गई हमारी। तो अपन चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। अब इसके अंदर हमने बल आपको समझाने की कोशिश करी है कि बल दूरी के साथ या विस्थापन के साथ किस तरीके से परिवर्तित होता है। तो देखो यहाँ पे बल दिया हुआ है 7 - 2x + 3x²। ये भी हमने SL और में से क्वेश्चन लिया, ऐसे भी नीट या जेईई में क्वेश्चन आ जाते हैं। और हमें x = 0 से x = 5 मीटर तक किए गए कार्य की करनी है, उसको कैलकुलेट करना है, उसको परिकलित करना है। तो स्टार्टिंग में x1 0 है और अंत में x2 कितना है 5 मीटर। क्योंकि बल समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, इंटीग्रेशन ही लगेगा और कोई सीधा तरीका नहीं है। अब यहाँ पे कई बच्चों को मैं क्या कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन में बड़ी समस्या है, समाकलन में बड़ी समस्या है सर। ठीक है, तो समाकलन के वीडियोस मैंने बना रखे हैं, वहाँ पे आप देखिए, वरना मैं अभी आपको एक बार और बता देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तो रटा हुआ होना ही चाहिए। x⁴n का जब अपन समाकलन करते हैं तो घात 1 बढ़ती है और जो घात ऊपर बढ़ा के लिखी है वही अपन नीचे भी लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना, ये चीज अपने को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेनी है। और अगर किसी भी नियतांक का अपन अवकलन करते हैं, कोई भी नियतांक है तो पहले तो उसको बाहर फेंक दो और अंदर जो लिखा है उसकी जगह आप कितना लिख दो, नियतांक तो रहेगा ही,
जो है नियतांक वो, और उसके साथ x और गुणा हो जाएगा। अवकलन में उल्टा होता था, नियतांक का अवकलन 0 होता था, यहाँ पे नियतांक का समाकलन करने पे x आएगा ना यार। अब वापस अवकलन करके देखो तो x की वापस ही आ गया। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स रिवर्स प्रोसेस ही है। चलो तो क्वेश्चन करते हैं अपन, कहाँ से कहाँ तक करा, 0 से लेके 5 मीटर तक, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और ये क्या हमारे पास dx। ठीक है, ये चीज हमारे पास आ गई। अब अपने को इसका समाकलन करना है, कैसे करें, तो समाकलन करने के लिए जैसे मैंने आपको बोला था तोड़ दो, ये पहला पार्ट 0 से 5 तक प्लस माइनस ये दूसरा पार्ट, इसमें कांस्टेंट पहले बाहर ले रहा हूं, है ना, कांस्टेंट मैंने पहले बाहर ले लिया, प्लस इसमें 3 बाहर, एक्स स्क्वायर का समाकलन 0 से 5 तक। ठीक है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस एक अच्छा सा मस्त आ गया है। चलो तो अपन क्या करते हैं, अपन बस इसका समाकलन कर देते हैं। अच्छा इसमें भी देखो ये बाहर जाएगा, ठीक है ना, इसमें ये बाहर जाएगा। अच्छा यही कर देता हूँ क्योंकि फिर है ना आगे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 7 अंदर कितना बच्चा x, dx का x 0 से 7 तक, माइनस 2 घात कितनी है इस पे, 1 जितनी घात है उसमें एक जोड़ दो, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, तो ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, और कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगेगी, 0 से लेके 5 तक, प्लस सेम चीज 3 घात कितनी है इस पे 2, एक जोड़ दो, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, फॉर्मूला ये बोलता है जितनी घात है उसमें एक जोड़ दो, घात कितनी है 2, एक जोड़ोगे तो कितना आएगा 3, जितना ऊपर उतना नीचे, 0 से 5 तक, क्योंकि हमारा निश्चित समाकलन चल रहा है। इसको पीछे लिख देते हैं, ओहो ये हमने गलती से 7 लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं, ये हमारा है 5। ठीक है, तो 7 x में है 0 से 5 तक, माइनस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से लेके 5 तक, प्लस एक्स क्यूब बटा 3 0 से लेके 5 तक, तो ये हो गया 3 एक्स क्यूब बटा 3 0 से लेके 5 तक। सी भी मतलब है ना निश्चित समाकलन है, अनिश्चित में लगता है सी। ठीक है, तो देखो 2 से आप 2 काट सकते हो, 3 से आप 3 काट सकते हो। अब रूल क्या है, पहले रखते हैं उच्च सीमा, फिर माइनस निम्न सीमा। तो पहले रखी अपन ने कौन सी, एक्स की जगह क्या रखा उच्च सीमा, तो ये उच्च सीमा, फिर निम्न सीमा, माइनस 2 से 2 गया एक्स स्क्वायर में, पहले उच्च सीमा एक्स की जगह, फिर निम्न सीमा। ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास पहले उच्च सीमा तो 5 का क्यूब, माइनस फिर निम्न सीमा, फिर 0 का क्यूब। ठीक है, तो 5 देखो 5 माइनस 0 आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा, तो ये 7 इंटू 5 माइनस 25 माइनस 0 है ना, 25 ही मिलेगा, तो सीधा सीधा 25 लिख दूं, इतना तो हम लिख सकते हैं। तो ये होगा हमारे पास 25 प्लस 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 हो गया 125, तो 125 में से 0 माइनस करोगे 125, तो ये हो गया 7 पंजे 35 माइनस 25 प्लस 125। ठीक है, आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, 35 में से 25 गया 10 प्लस 125, यानी कितना है हमारे पास उत्तर 125 जूल हमें कार्य करना पड़ेगा। तो सिंपल है, जैसे अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं ना ऐसी चीजें, बस वैसा ही है। ठीक है, तो आई होप सबको बात समझ आई होगी, बहुत आसान प्रश्न था। अगर हमें कुछ इस तरीके से f दे रखा हो और 2 से 3 4 से 5 ऐसा कुछ भी बोल दे वो, और हमें कार्य की गणना करनी हो तो हम कार्य की गणना आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा ये मत सोचना विस्थापन नहीं है, नेगेटिव में भी आ सकता है, बोलेगा -2 से 5 तक करो, तो घबरा मत देना यार ये तो माइनस से कैसे करूं, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब अपन ग्राफ बनाते तो हो सकता है ना वो नेगेटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, ऐसा ग्राफ बना रहा हूँ, फिर क्या कर लोगे। ठीक है, ऐसा कभी देखा नहीं पर मैं आपको बता देता हूँ, वो फिर उस केस में कुछ ऐसा हो जाएगा। जनरली ऐसा कभी होता नहीं है, पर कभी ऐसा आ जाए तो कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, चलो तो ये आज का था, और आज हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे छोटा सा, वो है हमारी ऊर्जा। तो ऊर्जा अपने क्लास 9 में भी पढ़ी है। अच्छा एनसीईआरटी ने एक चीज और करी है, उसने ये जो परिवर्ती बल वाला काम है वो ऊर्जा के बाद समझाया है, हमने उल्टा कर लिया। हमने पहले पूरा कार्य समझ डाला,
नियत बल की वजह से किया गया कार्य, उससे Fs और Fs cos थीटा निकाला, फिर परिवर्ती बल से निकाला समाकलन F dx x1 से x2 तक, ठीक है। फिर अपन ने ग्राफ वाला भी एक देख लिया, फिर अपन आए ऊर्जा पे। तो हमने एक तरीके से चैप्टर को तोड़ दिया, कार्य अलग ऊर्जा अलग, ठीक है, उसने मिक्स कर दिया, ठीक है। आप ऐसा मत सोचना मैं कोई टॉपिक छुड़वा देता हूँ, कुछ नहीं छूटता। ऊर्जा अपने को पढ़ना है, एनर्जी 10th क्लास में भी 9th क्लास में पढ़ के आए हो। किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं, पर फील नहीं आ रहा। क्या देखो, मैंने खाना खाया, मेरी बॉडी ने उसको बर्न करा, ठीक है, उसको ग्लूकोज को बर्न करके उसने उसमें से एनर्जी निकाली, ठीक है, तो मेरी बॉडी में एनर्जी आ गई। अब वो एनर्जी जो है जब मैं काम कर रहा हूँ तो किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। जैसे मैं साइकिल चला रहा हूँ तो वो कार्य जो मेरी ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो गई, कार्य में, ठीक है। या कोई मशीन है, वो कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकती है तो उसकी क्षमता है, मेरी कार्य करने की कुछ क्षमता है, तो मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको फिजिक्स में हम ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। भाई हर चीज़ के पास अगर कोई भी काम करने की क्षमता है तो हम बोलेंगे उसमें ऊर्जा है। अब ये ऊर्जा अलग अलग तरीके की हो सकती है, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, और भी बहुत तरीके की ऊर्जाएं होती है, पवन ऊर्जा होती है, ठीक है ना, और आपकी थर्मल एनर्जी भी होती है, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा भी होती है। तो इसे बहुत टाइप की एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है, वो सब 9th क्लास का पार्ट है, यहाँ पे नहीं आता, ठीक है। तो उसको हम साइड रखते हैं। 2 ऊर्जाएं हमारे काम की हैं जिसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ थोड़ा ऊर्जा पे फोकस करते हैं। तो ऊर्जा आप सबको समझ आ गई होगी, किसी भी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, मतलब उसके पास कोई ऐसी एबिलिटी है, मतलब कुछ ऐसा है उसके पास जिसकी वजह से वो काम कर सकता है। जैसे मैं चल रहा हूँ तो मेरे पास एबिलिटी है ना, कुछ करने की, चलने की एबिलिटी है, मेरे पास कार्य करने की क्षमता है, तो मेरे में ऊर्जा है, ठीक है ना। अब वो ऊर्जा का रूप अलग अलग हो सकता है, किसी के अंदर वेग की फॉर्म में है, किसी के अंदर किसी बल के सापेक्ष उसको रखा हुआ उसकी फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ये है, अभी मैंने उसको यहाँ पे पकड़ रखा, इसमें भी ऊर्जा है, छोड़ते ही नीचे जाएगा, तो इसमें भी ऊर्जा है ना। इसको जैसे ही छोड़ा तो इसने भी कुछ कार्य किया, तो इसमें भी ऊर्जा किसके रूप में थी, इससे ऊर्जा के रूप में। ये भाग रहा है, गति के रूप में इसके अंदर ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा के अलग अलग रूप हो सकते हैं, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी फोकस यहाँ करना है अपने को। ऊर्जा से रिलेटेड क्या क्या की पॉइंट्स है। पहला की पॉइंट यही है कि जो हमारा कार्य का मात्रक था वही ऊर्जा का भी होता है, तो इसका भी जो मात्रक है हमारे पास वो क्या होगा, वो भी जूल ही होगा, ठीक है। इसकी विमा भी वही होती है जो कार्य की थी, यानी उसकी विमा भी m1L2 T-2 थी, तो इसकी भी विमा m1L2 T-2 ही होगी, तो विमा भी कोई चेंज नहीं आ रही। तो यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा क्या पढ़ाना है आप लोगों को, एक्स्ट्रा ये पढ़ाना है कि कभी कभी हम अलग अलग तरीके की ऊर्जाओं का भी उपयोग करेंगे आगे वाली क्लासेस में, कुछ इस क्लासेस में। उसमें से पहली जो ऊर्जा है आप लोग के सामने वो अर्घ, आप सब जानते हो, ERG, अर्घ जिसको अपन बोलते हैं। तो अर्घ को अगर मुझे जूल में कन्वर्ट करना हो, ठीक है ना, ये अलग अलग ऊर्जा है, उसको हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अर्घ में कितनी जूल ऊर्जा होती है, 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये क्या चीज होती है, ये पढ़ेंगे अपन क्लास 12th में, ठीक है ना, ये क्लास 12th में आएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको शॉर्ट में लिखते हैं EV, इसको शॉर्ट में लिखते हैं EV। इसमें कितनी ऊर्जा होती है, जितना इलेक्ट्रॉन के पास आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। सर कहाँ पढ़ेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट कौन सी ऊर्जा है अपन को पढ़नी है, मैं पीछे लिख देता हूं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट अपने को पढ़नी है जो ऊर्जा है वो अपने को कैलोरीज की फॉर्म में भी मिलती है। तो अपने को नेक्स्ट पढ़ना है, कैलोरी को शॉर्ट में लिखते हैं CAL। तो कैलोरी के रूप में भी ऊर्जा होती है, ये हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स वाला जो चैप्टर आएगा ना उसमें काम आएगा। इसके अंदर जो ऊर्जा होती है 4.2 जूल। वैसे तो एक्यूरेट वैल्यू होती है 4.18, तो ऐसी कुछ होती है, लेकिन लोग उसको लगभग अपन 4.2 जूल लिख देते हैं, ठीक है ना। एक लास्ट किलोवाट घंटा, ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। किलोवाट घंटा को आपने जूल में कन्वर्ट किया होगा लास्ट क्लास में, 10th क्लास में, तो उसमें आती है 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है ना। कैसे कन्वर्ट किया था, 1000 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, 6 × 36, 1 2 3 4 5, 10⁵5। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि दशमलव 1 जो पहला अंक है उसके बाद में होना चाहिए, अभी दशमलव यहाँ है, बाय डिफॉल्ट जो भी लास्ट अंक होता है उसके बाद में होता है, तो उसको आगे शिफ्ट करेंगे
लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ती है, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं तो पावर घटती है। तो ये हमारे पास एक पावर क्या हो गई, बढ़ गई। जिन बच्चों को नहीं पता, अगर दशमलव लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो हमारी पावर क्या होती है, ये जो पावर है वो क्या होती है, बढ़ती है। पावर को जितना है उतना बढ़ा दो, मतलब जोड़ दो उसमें उतना। बढ़ने का मतलब क्या, उसमें जोड़ना है अपने को। और अगर आप इधर जा रहे हो, पावर को क्या करना है, अपने को घटाना है, ठीक है ना, सॉरी माइनस करना है। घटाने का मतलब माइनस करना। अब हमारे सिलेबस में दो स्पेशल प्रकार की ऊर्जा है तो यांत्रिक ऊर्जा, पर हमें उसके दो पार्ट पढ़ने हैं, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा, वो मेन चीज है। तो सिलेबस में हमारे पास सिर्फ यांत्रिक ऊर्जा है। यांत्रिक ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। उसके दो पार्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। चलिए बच्चों, इस लेसन के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, मजे से रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, फिजिक्स को फील करिए, ठीक है। लेकिन घर पे रहना, कहीं बाहर घूमने मत निकल जाना, ठीक है, जब तक कोविड की सिचुएशन है तब तक। तो ठीक है, कोशिश करना है, ज़्यादा बाहर नहीं जाना। और वीडियो अच्छा लगता है कमेंट करना है, लाइक करना है, प्रॉब्लम आए तो भी कमेंट करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ठीक है बच्चों। चलो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।